हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरवी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास के सिविक्स का सेकंड चैप्टर, जो कि हमारा फेडरलिज्म। आज इस टॉपिक से पहले वीडियो में हम जो टॉपिक को कवर करेंगे, उससे पहले हम जो वीडियो बना चुके हैं उसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मीनिंग, कि फेडरलिज्म क्या होता है, कैसे वर्क करता है और वो कैसे प्रैक्टिस में आता है। इन सारी चीज़ों को हमने कवर किया था। ओके, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। ओके, रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में जो गवर्नमेंट होती है वो किस टाइप से काम करती है। एंड जो पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्टेट्स कैसे क्रिएट हुए एंड फेडरलिज्म के की फीचर्स, इन सारे टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ इंडिया में, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें प्रॉपरली हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड डाइवर्सिटी। ये बात तो सभी जानते हैं कि इंडिया एक कैसी कंट्री है, वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है। और उस बड़ी कंट्री के साथ साथ में इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, जो हर किसी को देखने को मिल जाती है। द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन रिसाइड्स इन रूरल एरिया। जो मेजॉरिटी है, जो इसकी पॉपुलेशन है, रिसाइड्स इन रूरल एरिया। जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी वो आपको कहाँ देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है आपको रूरल एरियाज में। ज़्यादातर इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है। ज़्यादातर पॉपुलेशन को हम कहाँ देखते हैं, हम गांव के अंदर में देखते हैं कि पॉपुलेशन कहाँ रहती है, गांव में रहती है। Hence, it was not easy to administer 2 tiers of government। तो क्या ये चीज़ बहुत इजी है सारे पीपल्स को हैंडल करना, जो 2 लेवल्स की गवर्नमेंट है उनको हैंडल करना इजी है? एडमिनिस्टर जो है हमारे 2 tiers ऑफ गवर्नमेंट जो है वॉज नॉट ईजी। उनके लिए ये ईजी नहीं है कि वो हर किसी को हैंडल कर सके, हर किसी की प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके, समझ सके कि किसको क्या प्रॉब्लम है। तो इन सब के लिए ऐसा क्या किया गया है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, जैसे कि है और दो महात्मा गांधी सजेस्टेड। महात्मा गांधी ने एक छोटी सी चीज सजेस्ट करी थी। उन्होंने क्या सजेस्ट की थी, बिल्डिंग मतलब बनाया जाए क्या, डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन विलेज पंचायत। डेमोक्रेसी के अंदर एक विलेज पंचायत बनाई जाए। देखो, अभी हम सिर्फ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते आए हैं या फिर 2 tiers ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते आए हैं, सेंट्रल और स्टेट, जो हम पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं सारे टॉपिक्स को। आज हम इसमें ये नए टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इसमें क्या है, महात्मा गांधी ने क्या कहा, बिल्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंडर में चीजें बिल्ड की जाए, बनाई जाए क्या, विलेज पंचायत। विलेज पंचायत को बनाया जाए। इट वॉज नॉट एडॉप्टेड देन। ये इसको पहले अडॉप्ट नहीं किया गया था, पहले ये नहीं था, लेटर बाद में ऐड किया गया है, द नीड फॉर विलेज पंचायत। बाद में ऐसा क्या हुआ कि हमें नीड हुई विलेज पंचायत की, पहले नहीं था, मीन्स इसकी नीड भी नहीं थी। अब हमें ऐसा क्यों लगा कि हमें इसकी नीड है, किसकी, विलेज पंचायत की। वॉज अंडरस्टूड एंड द फर्स्ट विलेज पंचायत वॉज क्रिएटेड इन राजस्थान 1952। तो कुछ ज़रूरतें ऐसी हुई जिसकी वजह से हमें ये महसूस हुआ कि एक विलेज पंचायत भी होनी चाहिए। तो पहले जो विलेज पंचायत बनाई गई थी वो कहाँ बनाई गई थी, राजस्थान में। ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए भी और जो भी एग्जाम देने वाले हैं, एंट्रेंस वगैरह के क्लियर करने वाले हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और उसमें ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स है ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें वो हैं जो सबके काम की, ना कि सिर्फ 10th के बच्चों के ही काम की, बाकी सबके काम की भी हैं। ठीक है, राजस्थान में बनाई गई कब, इन 1952 में, एंड फॉलो बाय सेवरल अदर स्टेट। जब पहले एक विलेज पंचायत बनाई गई राजस्थान में, तो उसको देखने के बाद जितने भी अदर स्टेट थे, सबने अपने अपने स्टेट्स में क्या बनाए, विलेज पंचायत बनाई गई। हर स्टेट ने बनाई फिर। ठीक है,
Not all states adopted this third tier of government and those who adopted were not regulated by law. देखो कुछ स्टेट ऐसे भी थे जिन्होंने इस थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट नहीं किया था. Not all states adopted this third tier of government. देखिए हमने जो फर्स्ट सेंटर था किन स्टेट थी, इन 2 लेवल की गवर्नमेंट को तो हम 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट बोल रहे थे. अभी जो थर्ड लेवल की गवर्नमेंट आई इसको हमने क्या बोला, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट. तो जितने बाकी अदर स्टेट थे ना, जरूरी नहीं कि सबने इस मेथड को अडॉप्ट कर लिया, इस थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर लिया. कुछ स्टेट ऐसे भी थे जिन्होंने इसको अडॉप्ट नहीं किया था. एंड दोज हु अडॉप्टेड वर नॉट रेगुलेटेड बाय लॉ, और कुछ ने इसके लॉ को अडॉप्ट नहीं किया था रेगुलरली. क्या चीजें थी जो जिस वजह से अडॉप्ट नहीं किया था और बाकी ने क्यों किया था? हेंस बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में 73rd अमेंडमेंट हुआ, मतलब 73वां अमेंडमेंट हुआ. कब हुआ था? 1992 में. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73 अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में. इट वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल स्टेट्स टू क्रिएट विलेज पंचायत. और ये जो अमेंडमेंट हुआ था, इस अमेंडमेंट के अंदर में ये था कि जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट के अंदर ये कंपल्सरी है कि एक विलेज पंचायत बनाई जाए. अब ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि आपको उसको अडॉप्ट करना है या अडॉप्ट नहीं करना. अब आपको अडॉप्ट करना ही करना है. और हर स्टेट में क्या बनाई गई? एक विलेज पंचायत बनाई गई. Each district and conduct the regular election at interval of 5 years. हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पंचायत होगी, विलेज पंचायत, और जो डिस्ट्रिक्ट है ना, जो डिस्ट्रिक्ट है वो कंडक्ट करवाएगी हर 5 ईयर बाद. रेगुलर जो 5 ईयर है उसमें क्या होंगे? रेगुलर इलेक्शन होंगे. इंटरवल ऑफ 5 ईयर, हर 5 साल बाद इलेक्शन होंगे. किसके? विलेज पंचायत के. अब यहाँ देखो गवर्नमेंट ने जब अमेंडमेंट कर दिया 73 के अकॉर्डिंग 1992 में, तो इसमें तो अब ऑप्शन ही नहीं बचा कि आपको अडॉप्ट करनी है इस चीज को या अडॉप्ट नहीं करना है. अब आप इसमें क्या है, आपको अडॉप्ट करना ही करना है. और इसके तहत ही जितने बाकी अदर स्टेट थे, सबने अपने यहाँ विलेज पंचायत बनाए गए. एक 30 ईयर ऑफ गवर्नमेंट बनी और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट डिस्ट्रिक्ट को दिया कि इसके जो इलेक्शन है वो कौन करवाएगा? डिस्ट्रिक्ट कंडक्ट करवाएगी इसके इलेक्शन. और इनके भी इलेक्शन कब होते हैं? एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में इनके इलेक्शन होते हैं. ठीक है. यही है डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें एक नई गवर्नमेंट को बनाया गया, एक नई चीज को डिसेंट्रल किया गया. डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू टेकिंग अवे सम पावर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड ट्रांसफरिंग देम टू लोकल गवर्नमेंट. अब देखिए एक लोकल गवर्नमेंट बनके रेडी हो गई जिसको हम क्या बोलते हैं? विलेज पंचायत. अब हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर, स्टेट एंड बताइए विलेज पंचायत. तो डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या है? किसी से पावर लेकर किसी और को दे देना. तो यहाँ किससे पावर ली गई? यहाँ जो पावर ली गई थी वो था सेंटर और स्टेट. स्टेट से और सेंटर से पावर लेकर किसको दी गई? लोकल गवर्नमेंट को दी गई. और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें किसी हेड से, किसी बड़े से पावर को लेकर किसी छोटे एरिया को दे दी जाती है. ओके, नेक्स्ट है द मेन आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टू resolve basic issues at the local level. जो मेन आइडिया था डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे वो क्या था? देखो मेन आइडिया, अब एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, सेंटर में पूरी कंट्री आ जाती है, इंडियन यूनियन पूरा आ जाता है. अब जो सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो क्या आपके छोटे छोटे इश्यूज को समझ सकेगी? क्या आप अपने पानी नहीं आ रहा हमारे घर पे कॉल करके सीधा प्राइम मिनिस्टर को कॉल करोगे? इलेक्ट्रिसिटी नहीं हमारी, चलो प्राइम मिनिस्टर को सीधा कॉल करते हैं. हमारी रोड टूट गई, किसी ने वायर तोड़ दी, अब इसके लिए आप किसे कॉल करोगे? हमारे यहाँ स्कूल नहीं बने, कौन बनवाएगा? तो इसके लिए आप किसे कॉल करोगे? आप डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर तक थोड़ी पहुंच जाओगे, या आप सीएम तक नहीं जाओगे. ये जो छोटे छोटे इश्यूज हैं इसके लिए तो आपको किसी छोटे पर्सन को ही बोलना पड़ेगा. तो जो ऐसे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके लिए हम स्टेट और सेंटर तक नहीं जा सकते थे. इसी की नीड को देखते हुए ये लोकल गवर्नमेंट को बनाया गया.
कि जो इश्यूज वो बड़े लेवल वाले, अब वो इतने बड़े सेंटर में काम कर रहे हैं तो वो इतने छोटे इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उनको दिखाई ही नहीं देगा कि इनको प्रॉब्लम होती है। हाँ, वो निकाल देंगे, चीजें बना देंगे कि हाँ ये रोड बनवानी है, स्कूल से बनवाना है, ये कर रहे हैं, बट उसके बाद जो लोग हैं वो करवाएंगे नहीं, क्योंकि कोई हेड नहीं है उनको देखने वाला। इसलिए जो लोकल गवर्नमेंट है उसको बनाया गया कि जो छोटे छोटे इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जाए। ये मेन रीजन था डिसेंट्रलाइजेशन का। ओके, बेसिक जो इश्यूज होते हैं वो सॉल्व किए जाए। अब सेंटर तो आकर उनको सॉल्व नहीं करेंगे, पानी नहीं आ रहा, उसको थोड़ी कॉल करोगे कि हमारे पानी नहीं आ रहा। इसके लिए आप किसको करोगे, जो लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट है आप उसको ही कॉल करोगे। ओके, नेक्स्ट है as people have the base knowledge about problem and resources of their locality। क्योंकि देखो जो हमारे पास का क्लोज का पर्सन होगा, अब देखो सेंटर का जो मिनिस्टर है वो, जैसे अभी है सेंट्रल मिनिस्टर गुजरात के मोदी, उन्होंने अपने यहाँ के लोकल जो इश्यूज हो गए उनके बारे में पता नहीं होगा, तो वो दिल्ली के बारे में या यूपी के बारे में, बिहार के बारे में उन्हें कैसे नॉलेज होगी। कभी कोई मेजर प्रॉब्लम आएगी तो उसको वहाँ तक पहुँचेगी, बस छोटे मोटे इश्यूज का उनको पता ही नहीं है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस चीज़ की जो नॉलेज होती है ना, वो जो वहाँ का लोकल पर्सन होता है उसको इस चीज़ की नॉलेज ज़्यादा होती है, तो वही इस चीज़ की प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व भी कर सकता है क्योंकि वो उनके क्लोज में है। तो यहाँ पे देखिए यही है कि जो बेस्ट नॉलेज होती है ना अबाउट द प्रॉब्लम एंड रिसोर्सेज ऑफ देयर लोकेलिटी, उस लोकेलिटी के बारे में तो उस लोकल पर्सन को ज़्यादा होती है। इसलिए किसको क्रिएट किया गया, स्टैब्लिश किया गया, लोकल गवर्नमेंट को। सो दे हैव आइडियाज ऑन हाउ टू सॉल्व द इश्यूज एंड हाउ टू लोकेट रिसोर्सेज इन अ मैनर दैट सेटिस्फाई देयर नीड्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि इस आइडिया को, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, जो इश्यूज है उन्हें कैसे एलोकेट करना है, जो रिसोर्सेज है उनको कैसे यूज करना है। तो एक मिनिस्टर से ज़्यादा किसको पता होगा, जो लोकल गवर्नमेंट है उसको। वही लोगों की नीड्स को अच्छे से सेटिस्फाई कर सकती है, उसी को पता है कि मेरे जो सोसाइटी के एरिया, मेरे जो लोकेलिटी के एरिया, इनको किस चीज़ की नीड है। सेंटर को नहीं पता, स्टेट को नहीं पता, क्योंकि स्टेट भी काफ़ी बड़ा होता है, बट जो लोकल गवर्नमेंट है उसको पता होता है, इसीलिए लोकल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया है। It also gives an advantage to the remotest or participate in decision making differently as their decision would directly impact the lives। देखिए ये also gives an advantage, और इससे सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिला है, इसे हम एज अ रिमोट यूज़ कर सकते हैं। अब आपके एरिया का आप इसको फटाफट फोन कर दो, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई है, तो वो उसको सही करवाएगा। आप सेंटर को कॉल तो नहीं करोगे ना, कर भी नहीं सकते, तो बट अपने लोकल एरिया में तो कॉल कर सकते हो। फटाफट से एज अ हम कैसे काम कर सकते हैं, रिमोटेस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, और वो डायरेक्टली हमारे लिए क्या करेगा, काम करेगा, और जिससे हमारी लाइफ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे हमारे जो काम है वो भी अच्छे से हो पाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया में क्या है, सबसे पहले आता है नेशनल गवर्नमेंट, उसके बाद आती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, एंड लास्ट में आती है आपकी लोकल गवर्नमेंट। तो ये 3 गवर्नमेंट ऐसी हैं जो काम करती हैं। ओके, ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया इसका पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है वो क्या इफेक्ट डालती है, कैसे इफेक्ट डालती है, किस पे, डिसेंट्रलाइजेशन पे। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट होल्डिंग इलेक्शन रेगुलरली फॉर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी मैंडेट किया है कि हर 5 साल बाद क्या होंगे, लोकल गवर्नमेंट के भी इलेक्शन होंगे। ऐसा नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट है तो एक लीडर बना दिया, हमेशा के लिए वही लीडर रहेगा। नो, लीडर वो भी चेंज होते रहेंगे ताकि एक अपना डोमिनेंस ना कर सके। है तो ये भी एक गवर्नमेंट बॉडी, तो इस गवर्नमेंट के बॉडी के तहत भी यहाँ पर भी क्या होंगे, रेगुलरली इलेक्शन होंगे। ये किसने मेंशन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने। नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, और लोकल गवर्नमेंट के लिए भी सीट्स को रिजर्व किया गया है हर पर्सन के लिए। शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, वुमेन्स हो गए, सबके लिए सीट्स को रिजर्व किया गया है ताकि हर एक पर्सन को मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, तो सबके लिए सीट्स को रिजर्व किया गया है। ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड कास्ट
इन लोकल बॉडीज इलेक्शन, तो हर पर्सन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, हर पर्सन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, सबके लिए सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है। यहाँ देखिए, और एटलीस्ट 1/3 जो सीट्स है वो किसके लिए रिजर्व की गई है, रिजर्व फॉर वुमेन, वुमेन के लिए भी सीट्स को रिजर्व किया गया है। ऐसा नहीं है कि वुमेन्स आगे नहीं बढ़ सकती, वुमेन भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब वुमेन देखो सीट यहाँ पर रिजर्व इसलिए की गई है, ये जो लोग हैं ये लोअर कास्ट होते हैं, ट्राइब्स होते हैं, इनको कोई आगे बढ़ने नहीं देता है, इसलिए इनके लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं। भाई एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ इंडियन सिटीजन उनको भी तो मौका मिलना चाहिए इलेक्शन में खड़े होने का। कोई भी जो हायर सोसाइटी के लोग हैं वो उनको आगे बढ़ने नहीं देंगे, इसलिए उनको सीट रिजर्व की जाती है, एटलीस्ट उनको भी एक मौका तो मिले। और सेम वुमेन्स के लिए भी है, तो वुमेन्स को कोई भी आगे आने नहीं देना चाहता। कोई क्यों चाहेगा कि वुमेन्स आगे बढ़े, इसीलिए वुमेन्स के लिए भी 1/3 की जो सीट्स है उनको रिजर्व किया गया है। नेक्स्ट है द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट, और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना वो प्रॉपरली इंडिपेंडेंट है, बॉडी क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट दीज इलेक्शन, कि वो अपने स्टेट में इलेक्शन को कंडक्ट करवा सके, इसलिए वो प्रॉपर इंडिपेंडेंट है, किसी के अंडर में नहीं है। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट्स नीड टू शेयर पावर, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको नीड है किसकी, पावर को शेयर करने की, रिवेन्यू विद लोकल बॉडीज। सारी की सारी जो ज्यादातर जो पावर शेयर की गई है ना वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर किसको शेयर की गई है, जल्दी बताइए, लोकल गवर्नमेंट को। जो रिवेन्यू दिया जाता है वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही देती है, बट स्टेट गवर्नमेंट उससे थोड़ा सा अपना मतलब हिसाब किताब भी रख सकती है कि कहाँ स्पेंड किया, कैसे स्पेंड किया, इन सारी चीज़ों के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट से पूछ सकती है। जो लोकल गवर्नमेंट है वो आंसरेबल है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, उसको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे सेंट्रल स्टेट में क्या था, सेंटर स्टेट से नहीं पूछ सकती और स्टेट आंसरेबल भी नहीं है सेंटर के लिए कि वो उसको आंसर दे, बट लोकल और स्टेट में ऐसा नहीं है, लोकल आंसरेबल है किसके लिए, स्टेट के लिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड पंचायती राज, और ये जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, ओके, हाँ, ये जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड पंचायती राज, पंचायती सिस्टम भी बोला जाता है। थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, पंचायत, पंचायती राज या फिर पंचायती सिस्टम फॉर द रूरल बॉडी। और पंचायत हमें कहाँ देखने को मिलती है, रूरल बॉडी मीन्स गांव में देखने को मिलती है, विलेज में देखने को मिलती है। एंड द म्युनिसिपल कमिटी फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज, और जो म्युनिसिपल है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, शहरों में देखने को मिलती है, अर्बन बॉडी में देखने को मिलती है, ओके सॉरी। अब हम यहाँ पढ़ेंगे पंचायती राज के बारे में। जो पंचायती राज सिस्टम है क्या है, कैसे वर्क करता है। ग्राम पंचायत विलेज लेवल, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब ये तीनों है कैसे काम करती हैं, तो चले देखते हैं। द लोकल गवर्नमेंट एट द रूरल लेवल इज कॉल्ड पंचायती राज। जो लोकल गवर्नमेंट होती है रूरल एरिया में उसको क्या बोलते हैं, पंचायती राज। और ये भी कितने लेवल में डिवाइड होती है, 3 लेवल्स में, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल भी बोल सकते हैं उसको, उसके बाद आता है जिला परिषद। फर्स्ट में ग्राम पंचायत, सेकंड में पंचायत समिति, थर्ड में आपका जिला परिषद आएगा। अब हम इन तीनों कैटेगरी को एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। द फर्स्ट लेवल, देखिए फर्स्ट लेवल क्या है, द फर्स्ट लेवल इज ग्राम पंचायत। पहला लेवल है हमारा ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत नाम से ही मेंशन हो रहा है, ग्राम का मतलब क्या होता है, विलेज, गांव। ग्राम से ही पता चलता है विलेज। जो गांव की पंचायत सबसे छोटी बॉडी, सबसे लोकल बॉडी। इट इज क्रिएटेड द लेवल ऑफ इंडिविजुअल विलेज ऑफ ग्रुप्स ऑफ विलेज। देखिए ये एक गांव है, इस गांव की अपनी एक पंचायत है, एक गांव ये है, इस गांव की अपनी एक पंचायत है, एक गांव ये है, इस गांव की अपनी एक पंचायत, मतलब इंडिविजुअल जो विलेज है सबकी अपनी अपनी एक पंचायत है। देखिए पंचायत में क्या होता है, मैं आपको यहाँ समझा दूं। पंचायत के अंदर ना 5 लोग होते हैं,
5 पीपल, ठीक है, 5 पीपल होते हैं, उनमें से एक होता है हेड, एक होता है जिसे हम बोलते हैं सरपंच, और जो बाकी के 4 होते हैं वो इसके सपोर्टर बोल लो या फिर इसके हेल्पर होते हैं। तो ये टोटल होता है और इन टोटल को ही बोलते हैं हम क्या, पंच। इन सबको मिलाकर हम इनको क्या बोलते हैं, पंच। 5 होते हैं इसलिए पंच बोला जाता है, और इन 5 में एक होता है हेड जिसे हम सरपंच बोलते हैं, और बाकी जो 4 होते हैं वो उनके साथ होते हैं, उनके हेल्पर या फिर सपोर्टर बोल सकते हो। जब भी किसी चीज पे कोई डिसीजन लेना होता है तो वो 5 पहले डिस्कशन करते हैं और उसके बाद में उस चीज पे डिसीजन लिया जाता है। ओके, अब तो क्लियर हो गया ना कि पंचायत क्या है, और हर गांव की अपनी एक पंचायत होती है, हर गांव में अपनी अपनी एक क्या होती है, पंचायत होती है। तो पंच क्या होते हैं पता चल गया, किसी भी गांव के वो 5 लोग जो पंच में है, पंचायत में है, वो होते हैं हमारे पंच। उसमें एक हेड होता है, उसे सरपंच बोलते हैं, बाकी 4 उसे सपोर्टर होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल वार्ड नंबर, और बहुत सारे सेवरल ऑफ वार्ड नंबर होते हैं, हर गांव में अपने अपने अलग वार्ड नंबर होते हैं। कॉल्ड पंच, उनको पंच बोला जाता है, मतलब हर वार्ड नंबर से जो इलेक्ट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, पंच। एंड द प्रेसिडेंट कॉल्ड सरपंच, और जो उसका हेड होता है, जब मैंने हेड बताया था वही यहाँ प्रेसिडेंट है, और उसको हम क्या बोलते हैं, सरपंच। ओके, नेक्स्ट है दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ देयर वार्ड्स एंड विलेज, और इनको भी इलेक्ट किया जाता है इलेक्शन के थ्रू। यहाँ भी इलेक्शन होते हैं और उस इलेक्शन के थ्रू इनको इलेक्ट किया जाता है, और इलेक्ट करने वाले क्या होते हैं, वार्ड मेंबर। वार्ड मेंबर होते हैं, और ये वार्ड मेंबर कौन होते हैं, विलेज के पीपल, विलेज के अडल्ट पीपल। मतलब 18+ जो वोट डाल सकते हैं वो होते हैं वार्ड के मेंबर, और अडल्ट पीपल जो कि वोट डाल सकते हैं, और इसी अडल्ट को हम बोल सकते हैं ग्राम सभा, और इसी अडल्ट पॉपुलेशन के जो पीपल्स होते हैं जो वोट डाल रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राम सभा, जो कि इलेक्शन में वोट डालते हैं। ठीक है, वार्ड एंड विलेजेस दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड, और इनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट कौन करता है, जो अडल्ट पॉपुलेशन है उस गांव की, ठीक है, ऑफ देयर वार्ड, वो अपने वार्ड से किसी पर्सन को चुनती है, अपने गांव से चुनती है, और उसके बाद वो उसे इलेक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट है ग्राम पंचायत। अब देखिए ग्राम पंचायत क्या होती है। ग्राम पंचायत इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द विलेज विच वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। देखिए ग्राम पंचायत, ग्राम सभा मैंने आपको बता दी क्या होता है। ग्राम सभा एक तरीके से गांव होता है पूरा, उसको जो इलेक्टेड मेंबर है, जो सॉरी इलेक्टेड नहीं, जो अडल्ट मेंबर है जो वोट डालते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। ठीक, ग्राम सभा क्या होती है, पूरा का पूरा गांव, और ग्राम सभा के मेंबर वो होते हैं जो अडल्ट पॉपुलेशन होती है जो वोट डाल सकती है, वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। और पंचायत क्या होती है, ग्राम पंचायत वो होती है, किसी भी गांव की पंचायत को ही ग्राम पंचायत बोलते हैं। और ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है क्योंकि सारे डिसीजन ग्राम पंचायत लेती है, और जितने भी काम करती है सारे काम यही करती है, गाँव से रिलेटेड, रोड बनवाना, स्कूल बनवाना, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सारे काम यही करती है। बट ये जो ग्राम पंचायत होगी किसके सुपरविजन में काम करती है, ये सुपरविजन में काम करती है ग्राम सभा के। और ग्राम सभा मैंने अभी आपको बता दिया क्या होते हैं, पूरा का पूरा गांव, और ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं वो होते हैं अडल्ट मेंबर जो वोट डाल सकते हैं। ओके, ग्राम सभा कंप्राइजेस ऑल द वोटर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। अब देखिए ग्राम सभा के लोग क्या होते हैं भाई, वोटर्स होते हैं जो ग्राम पंचायत में वोट डालते हैं। ग्राम सभा मीट्स ट्वाइस और थ्राइस अ ईयर टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत एंड आल्सो अप्रूव्स इट्स बजट। अब जो ग्राम सभा होती है ना, ग्राम सभा की मीटिंग 2 बार 3 बार साल में होती रहती है, मतलब ट्वाइस और थ्राइस होती रहती है, 2-3 बार गांव में जो मीटिंग है वो होती रहती है। क्यों होती है, ताकि उनको रिव्यू मिले कि जो ग्राम पंचायत है वो कैसा काम कर रही है, उनके परफॉर्मेंस के रिव्यू के लिए इस मीटिंग को किया जाता है।
कि जो ग्राम पंचायत कैसे काम कर रही है और उसको कैसे अप्रूव करना है और गांव का क्या बजट है, इन सब चीजों के लिए ग्राम सभा के सारे मेंबर्स मीटिंग के अंदर आते हैं। अब सिंपल, अब ये बात आपको पता चल गया होगा ग्राम सभा के मेंबर कौन है, जो सिंपली वोटर्स होते हैं, वोट देने वाले होते हैं। इन दिस वे इट इज एंश्योर्ड दैट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर आंसरेबल टू द वोटर्स। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं जो पंचायत के मेंबर होते हैं, जो पंच होते हैं, वो सारे के सारे आंसरेबल होते हैं किसको, ग्राम सभा को, या फिर जो विलेज के मेंबर्स हैं उनको, आंसरेबल टू दी वोटर्स। जिन लोगों ने वोट करके उनको इलेक्ट किया है वो उनके लिए आंसरेबल होते हैं, उन्हें वोटर्स को आंसर देना पड़ता है। क्योंकि हमने इससे पहले लाइन पढ़ा था ना कि वो उसकी परफॉर्मेंस के रिव्यू के लिए मीटिंग होती रहती है, क्या बजट चल रहा है, इन्होंने कितना काम करवाया, कितना काम नहीं करवाया। इसके लिए जब मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग में क्या होता है, यही सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं कि सरपंच जो है, पंचायत जो है सही से काम कर रही है या फिर काम नहीं कर रही है। और सेकेंड लेवल क्या है इसका, देखिए, फ्यू ग्राम पंचायत फॉर्म अ ग्रुप विच इज कॉल्ड पंचायत समिति या फिर मंडल एट द ब्लॉक लेवल भी बोला जा सकता है इसको। देखिए इसके 3 नाम है, पंचायत समिति, मंडल या फिर ब्लॉक लेवल भी बोला जाता है। अब देखिए फ्यू ग्राम पंचायत फॉर्म अ ग्रुप, अब देखिए ये क्या होता है, मैंने आपसे पहले आपको ये बताया था कि जो इंडिविजुअल पंचायत है, एक पंचायत ये, एक गांव ये, एक गांव ये, एक गांव ये, ठीक है, इनके सबके अपनी अपनी पंचायत है। अब ये सारे लोग मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं, इन सब ने मिलकर एक क्या बना दिया, ग्रुप, एक ग्रुप बन गया। इन सब गांवों को, छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक बड़ा गांव बन गया। अब इस पूरे गांव की एक पंचायत होगी, अब इस पूरे गांव की एक पंचायत है, तो इस पंचायत को हम पंचायत समिति, मंडल या ब्लॉक लेवल बोलते हैं। इसको हम पंचायत नहीं बोलते, पंचायत समिति बोलते हैं, मंडल बोल सकते हैं, ब्लॉक बोल सकते हैं। तो ये आपको क्लियर होगा कि पंचायत समिति क्या है, जब छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक बड़ा ग्रुप बनाकर उसकी एक पंचायत हो तो उसको हम पंचायत समिति, मंडल या फिर ब्लॉक बोला जा सकता है। It comprise members who are elected the constituent ग्राम पंचायत। और इसके जो मेंबर्स होते हैं ना, वो कौन होते हैं, जो ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं, उन सब में इलेक्शन होते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ ये 4 ग्रुप थे, 1 2 3 4 ग्रुप थे, तो इनके 5 मेंबर थे, ये इन सब में इलेक्शन होंगे, ठीक है। और इन सबके जो वोटर्स है ना, वो वोट देंगे, जो इन सब गांव की जो पॉपुलेशन है वो वोट देगी, और वो जिसको चूज करेगी फिर वो वहां का सरपंच बनेगा, हेड बनेगा, फिर वो अपने पंचों को खुद से वो चूज कर सकता है। तो ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो उसको चूज करते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ गवर्नमेंट ऑफिसर कॉल्ड अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और इसके अंदर एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी होता है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी होता है जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं, बीडीओ भी बोल सकते हैं। आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज बीडीओ, ठीक है, या फिर फुल फॉर्म ऑफ बीडीओ, तो इनको पढ़ लेना। नेक्स्ट है थर्ड लेवल। अब देखिए थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, दिस लेवल एग्जिस्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड इज कॉल्ड जिला परिषद। यह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है जिसको हम जिला परिषद बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है जिला परिषद। इट कंप्राइज मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूटेड पंचायत समिति, ब्लॉक समिति। इसका जो इलेक्टेड मेंबर होता है वो पंचायत समिति या फिर ब्लॉक समिति का हो सकता है या मंडल का होता है। इट ऑल्सो इंक्लूड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, और इसका जो मेंबर होता है वो लोकसभा से भी इंक्लूड होता है, एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा का मेंबर होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होगा फ्रॉम दैट एरिया, एंड हैज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर उसको कलेक्टर भी बोल सकते हैं, और वो एक कलेक्टर हो सकता है या फिर उसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोल सकते हैं। और यहाँ जो इलेक्शन होते हैं उसको कौन चूज करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, पंचायत समिति या फिर ब्लॉक, इसके मेंबर को भी इलेक्शन के थ्रू चूज किया जाता है। इसके जो लोग हैं वो चूज करेंगे, और इनमें से जो होगा वो होगा, और वो लोकसभा का मेंबर भी होगा, और वो लेजिस्लेटिव असेंबली का भी मेंबर होगा, और कलेक्टर भी होगा जो कि यहाँ पर चूज किया जाएगा।
ठीक है, ये 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट थी जो कि हमें पंचायत में देखने को मिलती है, विलेज पंचायत में, अब रूरल एरिया में देखने को मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा म्युनिसिपैलिटी। देखिए जो रूरल एरिया में जो गवर्नमेंट होती है वो कौन सी होती है, उसको हम पंचायत बोलते हैं, जो गांव में देखने को मिलती है। और शहरों में उसी का उल्टा होता है, शहरों में क्या गवर्नमेंट नहीं होगी, शहरों में भी गवर्नमेंट होती है, बट उसको हम शहरों में क्या बोलते हैं, म्युनिसिपैलिटीज। शहरों में म्युनिसिपैलिटीज और गांव के अंडर में पंचायत। पैरेलल टू द रूरल लेवल, बिल्कुल पैरेलल है रूरल लेवल की तरह, ये भी एक लोकल गवर्नमेंट है। देयर एग्जिस्ट एन अर्बन लोकल बॉडी फॉर अर्बन एरियाज, ये भी एक लोकल गवर्नमेंट है, अर्बन एरिया में देखने को मिलेगी अर्बन बॉडीज। ओके, These are referred to as a municipal committees. ये municipal committees के अंदर काम करती है for smaller towns and municipal corporation for a larger city. जो smaller town है, smaller towns के अंदर municipal committees काम करती है, और जो large city है वहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करते हैं। मतलब दोनों के, एक तरह से ये भी बोल सकता है कि दोनों का नाम चेंज है। छोटे छोटे टाउन में आपको म्युनिसिपल कमेटी मिलेगी, बड़ी बड़ी सिटी में आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलेगी, एनसीडी भी बोल सकते हैं। ठीक है, These bodies comprise elected members from different wards and elected head. अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो बॉडीज होती है इनको भी इलेक्ट किया जाता है किसी एरिया, जितने भी, अब एक एरिया का वार्ड नंबर ये है, एक एरिया इतना बड़ा है तो इस एरिया के एक पर्सन चूज किया जाएगा। यहाँ पंचायत की तरह सरपंच वगैरह कुछ नहीं होता, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो अडल्ट पॉपुलेशन होती है वो वोट डालती है और यहाँ से एक पर्सन को वो चूज कर लेती है। ओके, एक पर्सन को चूज कर लेते हैं जो वहाँ का हेड होगा और वही सारे को रूल करेगा, वही काम करेगा। तो इलेक्शन के थ्रू इसको भी चूज किया जाता है। यहाँ पर भी हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है, मतलब सारी चीजें सेम ही है, बस रूरल और अर्बन का चेंजेस है। द इलेक्टेड हेड इज कॉल्ड म्युनिसिपल चेयरमैन, और ये जो हेड होता है जिसको चूज किया जाता है इसको हम बोलते हैं म्युनिसिपल चेयरमैन। इन द केस ऑफ म्युनिसिपल चेयरमैन एंड मेयर इन द केस ऑफ मेयर, तो कभी कभी जो म्युनिसिपल चेयरमैन होता है इसकी जो पोस्ट होती है इसको शहरों में, सिटीज में मेयर भी बोला जाता है, म्युनिसिपल का जो चेयरमैन होता है। ओके, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ गवर्नमेंट ऑफिशियल कॉल्ड द म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है इसको म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बोला जा सकता है, म्युनिसिपल कमिश्नर भी बोला जा सकता है। म्युनिसिपल चेयरमैन के ऊपर होता है मेयर, मेयर के बाद में ये इनको ये सब भी बोल सकते हैं, म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर भी बोला जा सकता है। काम इनके सारे भी होंगे, जितने भी वर्क होंगे, जो रूरल में हमने पढ़े, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर वगैरह की सप्लाई, इन सबको देखना काम होता है किसका, इस लोकल बॉडी। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट। ये जो न्यू सिस्टम है गवर्नमेंट का निकाला है, गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट यूज किया है ये प्रॉपर नया है, बिल्कुल ही न्यूली सिस्टम है, और एक ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट भी है डेमोक्रेसी के लिए। क्या जो लोकल गवर्नमेंट का ये जो कॉन्सेप्ट निकाला है कि ये सक्सेसफुली यूज होता भी है या नहीं होता, तो इसको अगर हमने देखा तो ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। कहाँ पर, डेमोक्रेसी कंट्रीज में, जिन कंट्री में डेमोक्रेसी है वहाँ पर ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है और जो अच्छे से सक्सेसफुल भी हो गया है, एंड कैन बी कंडक्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और अब इसको वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में कंडक्ट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प इन द डीपिंग of democracy in our country and also increase the participation of women and the representation of their voice in a democracy. The constitutional status, अब यहाँ का जो constitutional status है वो ऐसा हो गया है कि local जो government है वो help कर रही है in the deepening of democracy in our country. हमारे country की जो deeply चीजें हैं उसको restructure करने के लिए डेमोक्रेसी में deeply जो local government है वो हेल्प कर रही है, एंड ऑल्सो इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, और इसी की वजह से वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में बढ़ा है। जो वुमेन्स हैं वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में आई हैं। पहले क्या था, वुमेन्स को कोई आने ही नहीं देता था, पार्टिसिपेशन नहीं था, क्योंकि जो इंडिया में लोगों की थिंकिंग है ना, इंडिया में जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो कोई भी मेल ये नहीं चाहता कि वुमेन उससे एक स्टेप भी आगे बढ़े, आगे बढ़कर वुमेन कोई भी काम करे, तो कोई भी मेल ये नहीं चाहता। तो वो क्या चाहता कि कोई भी मेल फीमेल उससे आगे बढ़े,
कभी फीमेल को, कभी वुमेन्स को अपने से आगे नहीं आने देना। इसीलिए जो 1/3 का कॉन्सेप्ट निकाला बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से वुमेन्स का पार्टिसिपेशन भी कहीं ना कहीं बढ़ा है और वो भी अपनी रिप्रेजेंटेशन को शो कर सकती हैं, अपनी वॉइस को रेज कर सकती हैं ड्यू टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज अ बेस्ट मेथड फॉर द इंडिया लाइक इंडियन कंट्री। तो इससे हमें ये लगता है कि जितनी भी लोकल गवर्नमेंट है उसके आने से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। उसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व किया है। ओके, गांव में पंचायत समिति जिसमें बहुत सारे वुमेन्स भी हैं। अब जो वुमेन सिर्फ घर में रहती थी, जिनको घर तक ही रखा जाता था, अब वो भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रही है, अर्बन एरिया में भी एंड रूरल एरिया में भी। और इसी के साथ ही हमारा जो ये वाला चैप्टर है ये फिनिश होता है। किसी को कोई डाउट है तो सिंपल सी चीज़ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो एंड इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ओके, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय और आप इन नोट्स को नोट कर लीजिए। ओके, फिर मिलते हैं, बाय।